गुड इवनिंग बच्चों। हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3। और इसमें हम ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद फिर जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानते हैं। इनका जो बर्थ है वो 1822 में हुआ, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ। और ये जो पार्ट है ऑस्ट्रिया का जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, ये एट प्रेजेंट टाइम में चेक रिपब्लिक में आता है। कहाँ पर आता है? चेक रिपब्लिक में आता है, ठीक है। और भी कुछ फैक्ट इनके बारे में यहाँ लिखे हुए हैं, उनको हम देखेंगे। और इसके बाद इनके जो लॉज हैं वो 1856 और 1863, 1856 और 1863 में इन्होंने अपने लॉज जो है वो, हालांकि पब्लिकेशन तो काफ़ी बाद में हुआ, अननोन रहे काफ़ी। यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि इनकी डेथ तक इन्होंने जो काम किया था वो अननोन ही रहा। लेकिन इन्होंने चूँकि जो भी काम किया था, जो भी रिज़ल्ट्स इनके मिले थे, उन रिज़ल्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कहना चाहिए कि उन डेटास को बहुत अच्छे से संरक्षित करके रखा था, जो बाद में जब अदर साइंटिस्ट ने नियो मेंडलिज्म जब दिया गया तब उन डेटास को देखा गया। और उसके बाद जब उनका प्रकाशन हुआ तो मेंडल उसके बाद फेमस हुए, ठीक है। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट कहना चाहिए, ग्रेट जेनेटिशियन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये अपनी लाइफ में मतलब जीते जी इन्होंने क्या काम किया ये खुद भी उसका कहना चाहिए कि उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। मरने के बाद ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इनके काम को मरने के बाद ही, इनके डेथ के बाद ही वेटेज मिला, ठीक है। डेथ इनकी जो हुई वो 6 जनवरी 1884, 6 जनवरी 1884 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। Mendel studied dichotomous trait and how they are passed on to the offsprings. डाइकोटोमस ट्रेट्स का मतलब ये कि एक ही जगह से निकले हुए दो कैरेक्टर किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, इसकी स्टडी की इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में मेंडल्स demonstrated that the inheritance of certain traits का मतलब यहाँ पर कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं, traits in the pea। इन्होंने पी प्लांट पर अपनी रिसर्च की, पी जिसको हम साइंटिफिकली पाइजम सटाइवम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस पर अपनी स्टडी की और देखा कि उसमें जो ट्रेट्स होते हैं वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। प्लांट्स फॉलोज पर्टिकुलर पैटर्न्स, किस पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू वो जाते हैं, नाउ रिफर टू एज द लॉज ऑफ, जिस पैटर्न में अब वो जाते हैं उसको अब आज वेल नोन है, उसको हम मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए मेंडल के बारे में ये एक, हालांकि इतने महान आदमी के बारे में ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम इससे शुरुआत कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो आइए इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल्स। मेंडल ने जो पाइजम सटाइवम प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया, तो मेंडल चॉजन 7 contrasting characters of Pisum sativum, and these characters are
हम यहाँ पर इनको कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं। सीड के फॉर्म का कैरेक्टर, सीड का कलर, पोड का फॉर्म यानी कि फॉर्म का मतलब शेप, सीड का शेप, फिर सीड का कलर, फिर पोड का शेप, फिर पोड का कलर, फिर फ्लावर की पोजीशन, फिर सीड कोट का कलर, ठीक है, और उसके बाद में स्टेम की लेंथ। तो अब यहाँ पर जो इसकी कैटेगरी वाइज हम बात करें तो दीज आर द सेवन 1 2 3 ऐसे आप करें तो ये 7। अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि सीड शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा उनको मिला। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो डोमिनेंट इनको जो मिला था वो राउंडेड मिला था, और रेसेसिव जो था वो रिंकल्ड था, यानी कि कुछ पी प्लांट्स में राउंडेड सीड थे और कुछ पी प्लांट में रिंकल्ड सीड थे। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सीड के कलर के बारे में, तो जो येलो कलर था वो यहाँ पर डोमिनेंट था, और कुछ प्लांट्स में ग्रीन कलर का सीड था जो कि रेसेसिव कैरेक्टर था। इसी तरीके से पोड का शेप हम देखें तो इनफ्लैटेंड जो था वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, और रेस्ट्रिक्टेड जो था वो रेसेसिव कैरेक्टर था। इसी तरीके से पोड के कलर के बारे में हम बात कर लें तो वो ग्रीन कलर जो था वो डोमिनेंट था येलो कलर के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन के बारे में हम बात कर लें, जो एक्सियल फ्लावर की पोजीशन थी, एक्सियल का मतलब ये जैसे कि ये स्टेम और यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है तो ये एक्सियल, ठीक है, और अगर यहाँ पर लगे तो ये टर्मिनल। तो एक्सियल पोजीशन थी वो डोमिनेंट थी, और जो टर्मिनल थी वो रेसेसिव थी, ठीक है। इसी तरीके से सीड कोट का जो कलर था, सीड कोट का जो कलर था ग्रे कलर इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट कलर, ठीक है। उसी तरीके से स्टेम की लेंथ जो थी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि टॉल पी प्लांट इज़ डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है। ड्वार्फ जिसको हम कह सकते हैं वो रेसेसिव कैरेक्टर था। सो दीज आर द 7 contrasting characters chosen by Mendel for his experiment, for performing his experiment. Okay, तो ध्यान रखिएगा, कई बार CBSE में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने ये पूछ लिया कि पोड का जो येलो कैरेक्टर है वो रेसेसिव कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ग्रीन है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली बात, जब कलर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए, जब सीड के कलर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर येलो डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन जब पोड के कलर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर येलो रेसेसिव है, ठीक है। यहाँ पर सीड के कलर के बारे में हम बात करें तो ग्रीन रेसेसिव है, जबकि यहाँ पर पोड के कलर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ग्रीन जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो इसको अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई ये फार्मूला नहीं है जिसके थ्रू हम इसको समझ पाएँ। तो ये तो हमें याद ही रखना पड़ेगा कि सीड कलर में डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है, और पोड कलर में डोमिनेंट और रेसेसिव कौन सा है, ठीक है। तो जो सीड में है उसका ऑपोजिट यहाँ पर मिलेगा। तो एक किसी को भी अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए तो दूसरा उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। या चाहे तो आप इसको याद रख लीजिए, चाहे आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है, ताकि आप जो MCQ क्वेश्चंस या 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएँ। ये डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगली इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पी को ही क्यों चुना गया, कोई दूसरा प्लांट भी ले सकते थे वो, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट रीजंस, ये रीजंस आप याद कर सकते हैं। प्योर वैरायटी आर अवेलेबल, ठीक है। प्योर वेराइटीज़ इसकी अवेलेबल थी, यानी कि जैसे कि हम बात करें कि हाइट के लिए अगर इन्होंने कोई कैरेक्टर ढूंढा तो उनको ऐसा टॉल प्लांट मिल गया, इनको टॉल प्लांट मिल गया, उनको शॉर्ट प्लांट भी मिल गया, ऐसा इस तरीके का शॉर्ट प्लांट मिल गया। तो प्योर वेराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, ठीक है।
कैसे प्योर वैरायटी को इन्होंने फाइंड आउट किया होगा, इसके बाद वाले में हम देखते हैं। थोड़ा सा ये पॉइंट्स देखने के बाद देखेंगे कि हाउ डिड मेंडल सेलेक्टेड दीज प्लांट्स। लेकिन पहली बात ये याद रखिएगा कि प्योर वैरायटीज़ अवेलेबल थी, ठीक है। पी प्लांट्स आर ईजी टू कल्टीवेट, है ना, इनको कल्टीवेट करना बड़ा आसान था, और मतलब कहीं पर भी गार्डन वगैरह में आप उगा सकते हो, बड़े आसानी से उगा सकते हो। कोई डिफरेंट तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन से ऐसी कोई कंडीशंस नहीं चाहिए, तो कल्टीवेट आसानी से कर सकते हैं। लाइफ साइकिल आप पी प्लांट आर ओनली फ्यू मंथ, है ना, ये लगभग 2 या 3 महीने में इनकी पूरी लाइफ साइकिल की स्टडी कर सकते हैं। मतलब एक प्लांट की लाइफ 2 या 3 महीने होती है, ठीक है। तो जल्दी से क्रॉस करवाइए, 3 महीने में नए सीड्स आएंगे, उसके बाद में फिर उनको फिर जर्मिनेट करवाइए, और फिर अगले 3 महीने में 2-3 महीने में आप अगली जनरेशन देख लीजिए। ऐसा मतलब एक साल भर में आप लगभग 3 या 4 जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं, F1 F2 F3 F4 तक स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा प्लांट ले लिया गलती से आपने जो 2 साल में 3 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी एंथीरिडियम मुंजस के बारे में, है ना, तो वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। तो गलती से ऐसा प्लांट ले लो आप, तो आपकी पूरी लाइफ में आप 3 या 4 जनरेशन भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व्ड, है ना, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनको मिले थे यहाँ पर। इसीलिए ये सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई सारे प्लांट टॉल होंगे या सारे प्लांट ड्वार्फ होंगे, तो आप किस में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी मिलना चाहिए भाई, है ना, भाई किस तरीके का अपोजिट कैरेक्टर मिलना चाहिए। कोई कुछ प्लांट टॉल है तो कुछ ड्वार्फ है, किसी में येलो सीड है तो किसी में ग्रीन सीड है, किसी में येलो पोड है तो किसी में ग्रीन पोड है, तभी तो आप उनका अपोजिट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल एंड नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड, है, बायसेक्सुअल फ्लावर है और सेल्फ पोलिनेशन इनमें नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्लावर्स कैन बी क्रॉस्ड पोलिनेटेड ओनली मैन्युअली। तो जैसे इमास्कुलेशन और बेगिंग मेथड्स के थ्रू मेंडल ने इमास्कुलेशन और बेगिंग मेथड के थ्रू क्रॉस पोलिनेशन भी करवा लिया था, ठीक है। तो भाई बायसेक्सुअल फ्लावर होने से फ़ायदा ये है कि आप उसको यूनिसेक्सुअल भी बना सकते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअली हो तो फिर वहाँ पर आपको आपकी कंडीशंस कम हो जाती है, ठीक है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें नॉर्मली पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इमास्कुलेशन बेगिंग, ठीक है। और जो हाइब्रिड होते हैं वो इनके फर्टाइल होते हैं। हाइब्रिड का मतलब जैसे कि ये टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जब आप क्रॉस करवाएंगे तो ये कैपिटल T स्मॉल t आएगा, ठीक है, ये हाइब्रिड प्लांट हो गया। तो ये फर्टाइल है, मतलब इसकी भी अगली जनरेशन आएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब हाइब्रिड करवा लेते हैं हम प्लांट को, तो वो हाइब्रिड बस वही वैरायटी, मतलब वही स्पेशीज़ आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद अगली स्पेशीज़ आती नहीं है, अगली स्पेशीज़ स्टेराइल हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस, ठीक है, ओके, मीन्स दीज आर द डिफरेंट रीज़न ऑन बिहाफ ऑफ मेंडल वाज सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। एक और बात यहाँ पर आती है कि मेंडल गॉट लकी ट्वाइस, वो 2 बार लकी रहे, ठीक है। कैसे 2 बार लकी रहे, या कई बार ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मेंडल वाज अ वेरी लकी साइंटिस्ट, वाई। तो जब आप मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे और उसके बाद में फिर एक और हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में जाएंगे जिसमें हम लिंकेज वर्ड सुनेंगे, ठीक है। तो वो लिंकेज अगर होता है ना, लिंकेज होता है तो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि मेंडल का लॉ ऑफ असॉर्टमेंट जो होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो लिंकेज के अगेंस्ट होता है। अब लिंकेज का मतलब क्या कि एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये 2 जीन है, ये 2 जीन, इन 2 जीन के बीच में अगर प्रॉपर डिस्टेंसिंग नहीं होगी, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगा, तो ये दूसरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, सामने वाला जो क्रोमोसोम है पेयर का, उसके साथ में ये जीन्स क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो एक्सचेंजेशन ऑफ जीन्स नहीं होगा, और एक्सचेंजेशन ऑफ जीन्स नहीं होंगे तो हमें जो F2
मतलब इस F1 जनरेशन में जो हमें 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स मिलते हैं, जो मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से, वो नहीं मिलेंगे। हमें पेरेंटल का परसेंटेज जो है वो 50 के से ज़्यादा मिलेगा, वो 90% भी मिल सकता है, और रिकॉम्बिनेंट के गैमेट्स जो हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे, वो 10% या उतने भी हो सकते हैं। यानी कि 50-50 वाला रेशो नहीं होगा, और जब 50-50 रेशो नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि मेंडल का लॉ यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेंडल के लकी होने की कौन सी बात है? लकी होने की बात यही है, पहला पॉइंट पढ़े अपन कि जीन्स ऑफ ट्रेड्स ही स्टडीड वेयर आइदर ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम, मतलब जो उन्होंने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। जब अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तो लिंकेज होने के चांसेस तो होंगे ही नहीं, क्योंकि लिंकेज किस में होती है? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 जीन हों और वो बहुत ही क्लोज हों, सच काइंड ऑफ जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, ठीक है। एंड दीज जीन्स विल नेवर पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर एंड दे inherited from one generation to another generation. Such genes are called as linked gene and the process is called as linkage. तो अब मेंडल फॉर्चुनेट थे यहाँ पर कि उन्होंने जो 7 अलग अलग कैरेक्टर चुने थे, उन 7 कैरेक्टर के जो जीन्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, या क्या, फॉर इनफ पार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। या तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, या मे बी, है ना, ऐसा भी सुनने में आया है, मैंने भी सुना है कि ये जो 7 कैरेक्टर्स जो थे ये 5 क्रोमोसोम के ऊपर थे, 3 और 2 5 मान लीजिए, इसको काट दीजिए 5 क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनके ऊपर 2-2 जीन हैं, ठीक है। तो ये 2 जीन होने के बावजूद भी इनके बीच में इतना डिस्टेंस था कि ये अपने पेयर क्रोमोसोम के साथ में क्रॉसिंग ओवर कर पाए और लिंक्ड नहीं हुए, ठीक है। इसलिए मेंडल का ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए, ठीक। सो दीज आर द 2 मेन वी कैन से पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी कैन से मेंडल was a luckiest scientist। इन दोनों पॉइंट को वापस से आप समझें कि जीन्स ऑफ द ट्रेड्स ही स्टडीड, जिन कैरेक्टर्स की स्टडी की, उन जीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो या तो सेपरेट क्रोमोसोम पे थे या वो गलती से एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे, तो उनके बीच में इतनी पर्याप्त डिस्टेंस थी कि दे कैन ईजीली पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर एंड दे गेट सेपरेटेड एंड दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता या एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते और उनके बीच में डिस्टेंस कम होती, तो यहाँ पर ये जीन लिंक्ड हो जाते और लिंकेज होने से मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा मतलब जब आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अच्छे से समझेंगे तभी आप लिंकेज को भी समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि हाउ मेंडल बिगिन हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है, मेंडल प्रोड्यूसेस प्योर स्ट्रेन्स बाय अलाउइंग द प्लांट्स टू सेल्फ पोलिनेट फॉर सेवरल जनरेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बात करें कि जैसे मेंडल ने जब मेंडल ने प्योर प्लांट किस तरीके से सर्च किया होगा, जैसे वो गार्डन में गए होंगे तो उनको वहाँ पर टॉल प्लांट दिखे होंगे, तो टॉल प्लांट का मतलब ऐसा हो सकता है और टॉल का प्लांट का मतलब ऐसा भी हो सकता है, यानी कि होमोजाइगस टॉल प्लांट भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट भी हो सकता है। ये दोनों ही प्लांट टॉल दिखेंगे, ठीक है। लेकिन मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वहाँ पर बिल्कुल ये लिखा हुआ है, कैपिटल टी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मेंडल बिल्कुल श्योर थे कि उन्होंने जो प्लांट लिया है वो होमोजाइगस टॉल ही है। तो वो कैसे श्योर थे, ठीक है।
तो वो उन्होंने क्या किया कि जब गार्डन से उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, मान लिया जाए कि वो इस प्लांट को लेके आए थे, ठीक है, ऐसा कोई चश्मा नहीं पहन रखा था उन्होंने कि उनको डायरेक्टली जीन्स दिख जाए कि अंदर के जीन कौन से हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया कि सेल्फ क्रॉस करवा लीजिए, जो भी प्लांट वो लेके आए उसका सेल्फ क्रॉस करवा लीजिए। अब मान लिया जाए कि ये प्लांट उन्होंने लेके आए थे, स्टार्टिंग में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो आप जानते हैं कि चूंकि वो हेट्रोजाइगस है, अगर वो हेट्रोजाइगस है तो वो 2 तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऐसा गैमेट प्रोड्यूस करेगा। सेल्फ क्रॉस किया तो यहाँ पर भी 2 तरीके गैमेट आपको बताना है, ठीक है, ऐसा। अब ठीक है, अब ये और ये दोनों गैमेट फ्यूज़ हुए तो यहाँ पर हमें टॉल प्लांट मिला नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, उसकी हाइट से मालूम चल जाएगा वो टॉल प्लांट है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा ये क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल प्लांट है, अब ठीक है, ओके। फिर ये यहाँ पर, तो यहाँ तक तो मेंडल को ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई ये तो हम जो लगातार सारे प्लांट टॉल बन रहे हैं इनके जनरेशन के सेल्फ क्रॉस करने पर, तो इसका मतलब ये कि होमोजाइगस हो सकता है। लेकिन ये देखिए, ये लास्ट कंडीशन यहाँ पर सॉरी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी गैमेट्स यहाँ पर फ्यूज़ हो गए, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये स्मॉल टी फ्यूज़ होने से यहाँ पर आप देखिए ये शॉर्ट प्लांट आ गया। तो यहाँ पर सारे प्लांट, जब इस प्लांट का हमने जो गार्डन से प्लांट लेके आए थे मेंडल, और वो चेक करना चाह रहे थे कि ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, तो उसकी हेट्रोजाइगोसिटी यहाँ मालूम चल गई। ये यहाँ पर हमें एक प्लांट जो था वो ये शॉर्ट प्लांट मिल गया, और इससे प्रूफ हो गया कि ये शॉर्ट है, इसका मतलब इसके पास में 2 स्मॉल टी है, 2 स्मॉल टी है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये दोनों ही जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या जो भी गैमेट्स बन रहे हैं वहाँ पर एक हिडन कैरेक्टर है जो यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया। तो ये सेल्फ क्रॉस से मालूम चल गया उनको कि ये दिस पर्टिकुलर प्लांट विच वाज सेलेक्टेड वाज वी कैन से इज़ हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है, ये प्योर नहीं है, ठीक है। अब उनको प्योर की तलाश थी, तो कभी उनको ऐसा वाला प्लांट, भाई फर्स्ट टाइम उनका चांस गलत चला गया, दूसरी बार जब ऐसा वाला चला गया एक और टॉल प्लांट लेके आए और फिर उसका सेल्फ क्रॉस करवा दिया उन्होंने, उसका सेल्फ क्रॉस करवा दिया। अब यहाँ पर सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो अगर ये होमोजाइगस टॉल है यानी कि प्योर है, जो मेंडल को चाहिए वो ही है, तो इसका सेल्फ क्रॉस आप सेवरल जनरेशन तक करवाते जाइए, आप जनरेशन बाय जनरेशन करवाते जाइए, आपको टॉल ही मिलेगा, शॉर्ट प्लांट आएगा ही नहीं, इसकी जनरेशन में शॉर्ट प्लांट आएगा ही नहीं। फिर करवा दीजिए आप सेल्फ क्रॉस, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको कैपिटल टी मिलने वाला है। इसका मतलब ये कि जब ये इस तरीके से उन्होंने लगातार सेल्फ क्रॉस करवाए उस पर्टिकुलर प्लांट को लेके और उनको कभी शॉर्ट प्लांट मिले ही नहीं, तो इसका मतलब वो समझ गए कि ये प्योर टॉल प्लांट है और इसको हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट प्लांट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, भैया एक प्योर टॉल प्लांट लेना था, एक प्योर शॉर्ट प्लांट लेना था उनको, ठीक है। तो शॉर्ट प्लांट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि भाई गार्डन में जब उन्होंने देखा कि वो शॉर्ट प्लांट है तो सीधी सी बात है, शॉर्ट किस कंडीशन में होगा, जब वो स्मॉल टी 2 होगा तभी वो होमोजाइगस ही होगा, तो उसके लिए कोई सेल्फ क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बिगिन किया। पहला तो उन्होंने प्योर प्लांट्स को सेलेक्ट किया और दूसरी कंडीशन क्या की, प्योर प्लांट सेलेक्ट करने के बाद में उन्होंने 2 टेक्निक यूज़ की। कौन कौन सी 2 टेक्निक यूज़ की, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी उसके बारे में पढ़ लिया था। तो ये टेक्निक थी, इस टेक्निक में उन्होंने इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक का यूज़ किया। जैसे कि ये पर्पल फ्लावर उन्होंने लिया है और दूसरा वाइट फ्लावर लिया है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि इस में यहाँ पर ये जो वाइट फ्लावर है एज ए फीमेल फ्लावर इसको हम यूज़ करें। तो उन्होंने क्या किया कि चूँकि भाई हमारा जो पी प्लांट है वो तो बायसेक्सुअल प्लांट है, तो इसमें इस वाइट फ्लावर के जो स्टेमन्स थे उनको मैचुरेशन से पहले ये सीज़र कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है। तो अब ये सिर्फ इसके पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही रह गया, यानी कि गाइनोशियम ही रह गया। और उसके बाद में जो एक पेंट ब्रश था, कौन सा ब्रश, पेंट ब्रश से यहाँ के जो पर्पल फ्लावर है उस पर्पल फ्लावर के स्टेमन
से पोलन ग्रेन को लिया, उसकी डस्ट लिया, उसके ऊपर ब्रशल्स के ऊपर वो लग जाएंगे पोलन ग्रेन्स, और उसके बाद में उसकी डस्टिंग करवा देंगे। यहाँ जो फीमेल फ्लावर, आपने वाइट फ्लावर को एज ए फीमेल फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर इमास्कुलेशन कर दिया, इमास्कुलेशन करने के बाद में डस्टिंग कर दी, और डस्टिंग करने के बाद में इसकी बैगिंग कर दी। उन्होंने क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया कि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन्स यहाँ पर ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत की। चलिए इसके बाद फिर जो डिफरेंट 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम वीडियो में देख चुके हैं। तो उसके पहले की ये बातें हैं। इस वीडियो को नंबर 1 पे रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इस यहाँ से शुरुआत करिएगा, फिर नंबर 1 देखिएगा, फिर नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।